भाजपा का मिशन 2026 चुनाव से पहले बंगाल में एक आक्रामक अभियान। भगवा कैंप की 1 मार्च से होने वाली चुनाव रथ यात्रा में हिंसा की संभावना। लेखक अरुण श्रीवास्तव। भाजपा के राष्ट्रीय नेता 1 मार्च को पश्चिम बंगाल में एक बड़ी रथ यात्रा निकालेंगे, जो 25 सितंबर 1990 की लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की याद दिलाती है, जो पूरे उत्तर भारत में आरक्षण विधेयक के खिलाफ हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने के लिए निकाली गई थी। इस रथ यात्रा को परिवर्तन रथ यात्रा नाम दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषी प्रवासियों और पिछड़ी जाति के मतदाताओं की बहुलता वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसको लेकर जहां एक आम बंगाली को डर है कि 1990 में देश भर में हुई सांप्रदायिक झड़पें जैसी स्थितियां न उत्पन्न हों, वहीं भाजपा नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें लोगों के डर की कोई परवाह नहीं है, एक यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मकसद 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को मिले 44% वोटों में से कम 6% वोट हासिल करना है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यह भी चेतावनी दी है कि कुछ ताकतें चुनावी फायदे के लिए दंगे भड़काने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इस बार मुख्यमंत्री की तरफ से आया यह आरोप बहुत अहम है। बेताब भाजपा आलाकमान मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में करने के लिए हर तरह की चालें चल रहा है। आरोप है कि राज्य में चल रहे एसआईआर का मकसद लाखों टीएमसी समर्थकों को वोट देने से रोकना है। लॉजिकल अंतर को लेकर एसआईआर सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने पहले ही करीब 1.38 करोड़ लोगों को बुलाया है। करीब 80 लाख वोटरों के नामों पर अभी भी निर्णय बाकी है। ममता ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले ही 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। ममता ने कहा, कुल संख्या 2 करोड़ है। बेशक भाजपा नेताओं का मुख्य निशाना दलित, गरीब और मुस्लिम वोटर रहे हैं, जिन्हें ममता का समर्थक माना जाता है। शहरी बंगाली भद्रलोक तक पहुंचने के लिए मोदी और शाह ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष बोस, BR अम्बेडकर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उनके नाम पर उन्होंने जितना अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लोग उनसे उतनी ही नफरत करने लगे। लोगों का भरोसा जीतने और बंगाल के सांस्कृतिक मूल्यों से अपनी पहचान बनाने के लिए उनका नया कदम है अपने पसंदीदा भगवान श्री राम से हटकर देवी मां काली को सामने रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार गलत निर्देशों का सहारा ले रहे हैं। शुरू में राज्य के भाजपा नेताओं और ECI ने कम से कम 2 करोड़ नाम हटाने पर सहमति जताई थी, क्योंकि इससे 294 विधानसभा सीटों में से कई पर टीएमसी उम्मीदवारों की जीत का अंतर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब स्थानीय राज्य के ERO और दूसरे स्टाफ उनकी इस योजना को आकार नहीं दे पाए, ज्ञानेश ने दूसरे राज्यों से भाजपा और RSS समर्थक कर्मचारियों को स्थानीय कर्मचारियों पर हावी होने और भाजपा नेताओं की इच्छा पूरी करने के लिए लगाया। इस योजना का पर्दाफाश ममता ने सर्वोच्च न्यायालय में खुद पेश होकर किया। उनकी बात सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक अधिकारियों, यहां तक कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की भी सेवा लेने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश इस पृष्ठभूमि में आया कि SIR पर राज्य सरकारों और ECI के बीच भरोसे की गंभीर कमी है। ECI द्वारा लगभग 60 लाख वोटरों को फ्लैग करने और हटाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे लॉजिकल अंतर शब्द ने कोर्ट को चिंता में डाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पक्का करने के लिए दखल दिया कि असली वोटर AI से पैदा हुई गलतियों या सख्त, खराब प्रक्रिया की वजह से बाहर न हों। ECI के लॉजिकल अंतर कैटेगरी के इस्तेमाल की आलोचना मनमाना बताकर की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह प्रक्रिया बहुत रोक लगाने वाले थे और भारत में आम नामकरण में होने वाले बदलावों का ध्यान नहीं रखते थे। न्यायालय ने ECI को पारदर्शिता के लिए इन सूचियों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
ईसीआई की खास अधिकार क्षेत्र की दलील को मानने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जजों को तैनात करने का आदेश दिया है, खासकर जब चुनावी स्टाफ को दबाव में देखा गया। लेकिन यह बड़ा काम जिला जजों के लिए 28 फरवरी, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की आखिरी तारीख से पहले पूरा करना मुश्किल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि इस काम की विशालता को देखते हुए 80 लाख लॉजिकल अंतरों की जांच करने के लिए अभी जिन 250 जजों को काम सौंपा गया है, उन्हें अपनी मौजूदा स्पीड से काम पूरा करने में 80 दिन लगेंगे। सच में यह बहुत दिलचस्प है कि सर्वोच्च न्यायालय विपक्ष की दलील क्यों नहीं सुनना चाहता और एसआईआर को एक न्यायसंगत और ईमानदार मतदाता सूची के लिए थोड़ा और समय क्यों नहीं देना चाहता। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होते हैं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इससे बस यही लगता है कि ज्ञानेश कुमार अपने राजनीतिक आकाओं की मदद करने के अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया नामांकन के दिन तक जारी रहेगी, जैसा कि बिहार के मामले में भी हुआ था। लेकिन आखिर में जो सामने आया उसमें लाखों मतदाताओं के नाम नहीं थे और ज्ञानेश जो चाहते थे वही हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में बदलाव किया और झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को बुलाने को कहा। सच तो यह है कि इसके बाद भी यह काम 28 फरवरी तक पूरा नहीं होगा। बंगाल के मतदाताओं का वही हाल होगा जो बिहार के मतदाताओं का हुआ था। उन्हें मतदान करने और अपना प्रतिनिधि चुनने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, भले ही इससे टीएमसी के मतों के अंतर को कम करने की छिपी हुई साजिश पूरी होती हो। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश कि सीईसी इस बारे में कोई और निर्देश जारी नहीं कर सकता, उदारवादियों और यहां तक कि टीएमसी नेताओं को भी पसंद आ सकता है, लेकिन सच तो यह है कि नुकसान तो हुआ ही है। मतदाताओं की संख्या कम होने से भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ेगा और आखिरकार उसे और सीटें मिलेंगी। ईमानदारी से कहें तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों को एक तय समय में काम पूरा करने का निर्देश नहीं दे सकता और इसका इस्तेमाल सीईसी भाजपा के फायदे के लिए करेगा। अमित शाह ने पहले ही बंगाल में शिविर डालने का फैसला कर लिया है ताकि विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति का निर्देशन कर सके। बंगाल चुनाव जीतना भगवा रणनीति मिशन 2026 का हिस्सा है, जिसे अंग, बंग, कलिंग, बिहार, बंगाल, ओडिशा बताया गया है। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर बंगाल की कुल 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा थिंक टैंक को अपनी पिछली संख्या में बढ़ोतरी करने का पक्का यकीन नहीं है। पिछले चुनाव में उसे मिली 77 सीटों को फिर पाने के लिए यह पक्का करना होगा कि टीएमसी उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर खराब प्रदर्शन करें, विशेषकर जहां टीएमसी उम्मीदवारों की जीत का अंतर 5 से 9% के बीच था। ईसीआई ने भाजपा का वोट शेयर बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। इसने सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्टाफ को गंभीर धमकियों और चुनाव के दौरान धमकी और रुकावट के बारे में बताया है। केंद्रीय अर्धसैन्य बल तैनात किए जा रहे हैं। मतदान से ठीक पहले और भी तैनात किए जाएंगे।